सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हल्द्वानी, जहां कुछ दिन पहले रेलवे की ज़मीन पर बने हुए 4500 से अधिक घरों को खाली कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद पूरे भारत की सियासत में हड़कंप मच गया और लोग प्रदर्शन, धरना और दीगर चीज़ दे करके लोग इस चीज़ को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी पता लगाया और जानकारी हासिल की और जानने की कोशिश की कि ये पूरा मामला क्या है। आप हमारे साथ इस पूरी वीडियोस में बने रहें तो आपको मैं एक एक चीज़ को क्लियर करके बता दूं कि ये पूरा क्या मामला है और क्यों अब सरकार जो है इसको कोर्ट के ज़रिए से खाली कराने का हुक्म लेकर आई है। दोस्तों, हल्द्वानी का है और जिस इलाके को कोर्ट ने खाली कराने का हुक्म दिया है रेलवे की ज़मीन के नाम पर, दोस्तों वहाँ तकरीबन 95% मुस्लिम आबादी है। और सिर्फ मुस्लिम आबादी ही नहीं है, बल्कि 5 सरकारी स्कूल बने हुए हैं, 10 प्राइवेट स्कूल है, 2 इंटर कॉलेज है, 7 मदरसे हैं, 12 मस्जिद है और 3 मंदिर है। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि 2 बैंक भी बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जगह है, आप कह लें कि आश्रम बने हुए हैं, पाठशाला बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनी हुई हैं। तो सवाल असल ये बनता है कि क्या अगर ये सारी ज़मीन रेलवे की थी तो फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वहाँ पर? और क्या इससे पहले रेलवे को या जब सरकारी स्कूल बंद रहे थे तो क्या सरकार को ये मालूम नहीं था कि ये जगह रेलवे का है? क्योंकि अगर उन इलाकों को खाली कराया जाएगा तो फिर ये सारे स्कूल, कॉलेज, मंदिर और बैंक को तोड़ दिया जाएगा मदरसा और मस्जिद के साथ। तो क्या इस पे सरकार ने इससे पहले ध्यान नहीं दिया या फिर अब सरकार ध्यान दे रही है? दोस्तों, 2016 से इस मामले पे स्पीड आई, तेजी लाया गया। 2016 में एक केस फाइल किया गया कोर्ट के अंदर और ये कहा गया कि ये गांव जो है, जो बसा हुआ है, ये अवैध रूप से बसा हुआ गांव है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि 2016 से लेकर पिछले 5-7 सालों में इस केस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई, सुनवाई हुई। आप इस चीज़ पे ध्यान करें कि 4500 घर बने हुए हैं वहाँ पर। क्या ये मुमकिन है कि 4500 घर महज कुछ ही दिनों में बन गए हों और रेलवे को मालूम ना हो? ऐसा तो नहीं है। 4500 घर बने हैं तो टाइम तो लगा होगा ना। अगर इंडिया टीवी के अनुसार तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग उस हल्द्वानी के अंदर रहते हैं, तो क्या 70 से 80 हज़ार लोग महज इस 5 सालों में आकर बस गए और रेलवे को पता तक न चला? अगर हम इन पूरे मुद्दे को देखें तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है आपको घुमा करके हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में लेकर के आता है और पॉलिटिक्स में फिर ये मुद्दा वही हो जाता है कि मैंने अभी बताया था आपको कि 95% मुस्लिम आबादी है। इसीलिए सरकार बीजेपी की है और वो अगले इलेक्शन में अपने लोहा मनवाने के लिए या जो भी आप समझ लें, क्योंकि जो लोग सियासत को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे होती है और हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियों को कैसा माहौल चाहिए इलेक्शन हारने, जीतने, लड़ने के लिए। अब ज़रूरत पड़ी है, अब लोग जो है हल्द्वानी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की है कि हमारे घरों को न तोड़ा जाए और अगर हमारे घरों को रेलवे के नाम पर तोड़ा जाता है तो हम रहेंगे कहाँ? दोस्तों, मैंने वहाँ के एक लोकल पत्रकार से बात किया। वो कोई बड़े जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन उस गांव के रहने वाले हैं तो उन्हें वहाँ का इतिहास मालूम है।
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो इतनी सारी ज़मीन पर रेलवे ने दावा किया, क्या ये सच है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि रेलवे के पास जो असल नोटिफिकेशन है, जो असल रेलवे की दावेदारी है, वो रेलवे को अंग्रेज के ज़माने में यानी 1910 में जो ब्रिटिश शासक के दौर में जो जगह दी गई थी वो मात्र 10 एकड़ थी, लेकिन फिर बाद में उसको कुछ बढ़ा करके 29 एकड़ किया गया। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट के अंदर जो अर्जी दाखिल थी, जो केस लगा हुआ था रेलवे की जानिब से, वो दोस्तों 1-2 एकड़ नहीं, 29 नहीं, बल्कि पूरे 78 एकड़ का लगा हुआ था। असल ये मामला खुल के सामने आता है कि क्या ये 78 एकड़ जमीन रेलवे की है। इस पर बहस होनी भी चाहिए और जानकारी हासिल करना चाहिए कि ये 78 एकड़ जमीन रेलवे के पास वहां पर कैसे दिया जा सकता है, या रेलवे का कैसे है। फिर दोस्तों जब रेलवे ने केस किया तो यहाँ 2 मुद्दा आया। तो पता ये चला कि जो हल्द्वानी गांव बसा हुआ है वो सरकारी जमीन में बसा हुआ है। आप यहाँ पर आप पॉलिटिक्स को समझिए और राजनीति को आप अगर समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या मैटर है असल। देखिए, सरकारी जमीन एक अलग विभाग हुआ, एक अलग चीज हुई, और रेलवे की जमीन, आर्मी की जमीन, स्कूल की जमीन या दीगर जो अलग डिपार्टमेंट है, जो अलग महकमा है, वो अलग हिस्से से जिम्मे में आ जाते हैं, उनका अलग शुमार किया जाता है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की जा रही है, उन्होंने, सरकार ने, जो अभी झारखंड के अंदर बीजेपी की बनी हुई है, हम सब जानते हैं कि जब वहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ मुसलमानों के प्रति क्या उनका नजरिया होता है। तो उन्होंने रेलवे के थ्रू, लोगों का मानना है कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने दोबारा से रेलवे के थ्रू ये केस करवाया कि ये जमीन जो हमारी 29 एकड़ नहीं है बल्कि 78 एकड़ है और ये पूरी की पूरी जमीन हमें खाली चाहिए। दोस्तों फिर मैंने पता करने की कोशिश की कि क्या ये पूरा मामला जो है इतना आसानी से हल हो गया। तो पता चला कि हाँ, जो कोर्ट के अंदर जो केस लड़ने वाले हल्द्वानी के वकील थे वो ये केस हार गए, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे वो कोई खास मजबूत वकील नहीं थे। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ज्यादातर जगह आपको राजनीतिक पॉलिटिक्स ही मिलेगा, और जो केस हारना या जीतना चाहते वो बआसानी जीत जाते हैं। यहां पर यही मुद्दा नहीं है, यहां पे और भी मुद्दा देखना होगा कि क्या 70 से लेकर के 80,000 या कुछ लोगों का मानना है कि लाखों लोगों के जो जिंदगी का मामला है, इस ठंडी के मौसम में वो अपने घर को खाली करके कहाँ जाएंगे। क्या सरकार उन्हें बसाने की कोशिश कर रही है या फिर यूं ही सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। जब हमने पता कि अपने दोस्त ऐसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रशासन आकर ये कहती है कि आप घर खाली करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन वहां के कुछ लोगों के पास बताया जाता है कि 4500 घरों में से तकरीबन 2500 घरों के पास जो है वो नोटिफिकेशन है, उनके पास सर्टिफिकेट है कि हम, उन्हें सरकार ने जमीन जो है अलाउ कर दिया कि ये जमीन आपकी प्रॉपर है, आप यहाँ रहें, ये आपका घर है, ये आपकी जमीन है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से कोर्ट का ऑर्डर आता है और कहा जाता है कि ये पूरी जमीन रेलवे की और आप इस जमीन को खाली कर दें। दोस्तों बात अब यही नहीं रुकी हुई है। अब पॉलिटिक्स की तरफ जाकर देखें तो इन पूरे मामले को 4500 घर, 70,000 लोग, इन तमाम मामले पर आप देखें तो, चलिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुसलमानों पर सियासत करके, राजनीति करके वो सरकार बना लेती है जहां चाहती है, और हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ उनकी राजनीतिक रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा दौर की कांग्रेस को देखें तो वो भी चुप्पी साध रखी है, वो एक जुमला इन मामले पर नहीं बोले। चलिए आप बात को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए आप मुस्लिम को, आप कम से कम इंसानियत के नाते भी राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था कि ये घर नहीं तोड़ी जाए, वहां लोग रहते हैं, मुसलमान, हिंदू, जात धर्म आप हटा दें, सिर्फ अगर आप इंसानियत के नाते देखें तो राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। अब आइए, रात में मैंने एक पोस्ट डाला था कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उसमें वो जो है महंगाई, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, लेकिन 70,000 से लेकर 80,000 लोगों के भविष्य के बारे में एक जुमला तक उन्होंने नहीं कहा।
क्या इसलिए राहुल गांधी जी ये बात नहीं कहे कि उन्हें डर है कि कहीं हिंदू वोटर जो है उनके खफा हो जाएंगे? लग तो ऐसा ही रहा है कि उनके हिंदू वोटर खफा हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो हर मुद्दे से भारत में सिवाय एक पार्टी के, जो कुछ मुस्लिम बहुल पार्टियां हैं उनमें से एक AIMIM है, जो हमेशा से हक और सच के साथ खड़ी रहती है। मैंने उनके जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सुना है, उनके भाषणों को सुना, तो वो हमेशा जो है जमहूरियत की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उनके अलावा अब तक किसी ने जबान नहीं खोला। अब बिहार के अंदर देख ले कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो राजनीतिक करती हैं और इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी में, वहां के भी किसी नेता ने नहीं कहा कि ये मामला गलत है या इन्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से देखिए, हमें एक चीज समझना होगा कि ये कब तक इस तरह से चलेगा कि कभी यहाँ के मुसलमान कभी वहाँ के मुसलमान को परेशान किया जाए। दोस्तों, एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाके का ही सर्वे क्यों होता है, और मुस्लिम बहुल इलाके में ही क्यों सरकारी ज़मीन निकल आती है, कभी रेलवे का, तो कभी आयकर विभाग, कभी ये विभाग, कभी बिजली विभाग, तो कभी डैम विभाग की ज़मीन मुस्लिम आबादियों में ही क्यों निकल आता है। मैंने सियासत पे नज़र रखने वाले पॉलिटिशियन से पूछा कि आप मुझे बताएं कि आखिर 95% इलाके वाले ज़मीन पर रेलवे की ज़मीन निकल आई जहां मुस्लिम आबादी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप इस नज़रिए से देखें तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम आबादी वाले एरियो को जो है डिवाइड करना चाहती है, क्योंकि 95% मुस्लिम आबादी है हल्द्वानी में। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की सीट है, चाहे वो राज्यसभा सीट है, आम सभा सीट है, जो भी है, लोकसभा सीट है, कहीं ना कहीं वहाँ की हार जीत में मुसलमानों का किरदार रहता है। और जो मौजूदा सरकार है वो कभी ये नहीं चाहती कि भारत के किसी भी हिस्से में हार या जीत, इलेक्शन के फैसले मुसलमानों के हाथ में हो। तो इसीलिए वो मुसलमानों को छोटे छोटे एरियो में कन्वर्ट कर देती है, करना चाहती है, कर देती है, और कई जगह उन्होंने ऐसा किया भी है। वो मुसलमानों को हिस्सों हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहती है कि ताकि आइंदा से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी है। 135 करोड़ आबादी में से तकरीबन 100 करोड़ हिंदू आबादी है। तो यहाँ फैसला जो है वो पार्टियां सरकार बनाती है जिन्हें हिंदू समर्थन ज़्यादा मिलता है। और ये अहम बातें हैं जो सबसे अहम थी, और आपको बताना भी ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ये भी प्लान हो सकता है, और हमें ऐसा लग भी रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या 70 से 80 हज़ार लोगों के घरों को तोड़ दिया जाएगा, क्या लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, क्या रेलवे के नाम पर मुसलमानों को फिर से परेशान होना पड़ेगा और मुसलमानों को काफ़ी माली, जिस्मानी, ज़हनी हर तरीके के नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ अपना फैसला सुनाएगी। और क्या इसी तरह से कांग्रेस पार्टी या भारत में राजनीति करने वाली दीगर पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेने में दिलचस्पी रखते, क्या वो इसी तरह से चुप्पी साधे रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी इन पूरे मामले पर। लेकिन आप याद रखिए कि हम तो इस मामले पर बोलते रहेंगे, क्योंकि हक और सच आपको दिखाना, बताना हमारा फर्ज है। अगर हम अब चुप रहे तो कब हम बोलेंगे? क्या इसी तरह से 30 से 40 करोड़ मुसलमानों का भविष्य भारत में रहेगा, जब जो चाहे आए मुसलमानों को गिरा दे, हटा दे, कभी ये कभी वो नाम पर? तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? आगे हमें देखना होगा इन बातों को। और कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे का जो भी हालात होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। शुक्रिया।